गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 66 जो आपके हिस्ट्री के चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति की रिवीजन है। इसमें जो क्वेश्चन आए हैं, पहला क्वेश्चन है एक जो है एक पहला और दूसरा क्वेश्चन, उसको एक वाक्य में उसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है जदीदी कौन थे। दूसरा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये आपका आंसर देखते हैं। जदीदी बच्चों रूस में वो एक्टिव मुसलमान थे जो सुधार करना चाहते थे। वहां पे रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी, रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी वो मुस्लिम लोग जो वहां के समाज में सुधार चाहते थे। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो वैसे तो 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन ये कब से मनाया जाने लगा है तो उसकी हिस्ट्री रूस में है। रूस में जब वहाँ का जो राजा था, सम्राट था निकोलस, जब ये लोग उसकी नीतियों से तंग आ चुके थे, तो साल 1917 में युद्ध के दौरान रूस की महिलाओं ने ब्रेड एंड पीस यानी खाना और शांति की मांग की थी। 1917 में 22 फरवरी 1917 में औरतें आगे आ गई थी और उन्होंने खाने और शांति की मांग की थी। महिलाओं की हड़ताल ने वहां के सम्राट निकोलस को पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। वहां की एक औरत थी, उसने मतलब खाना नहीं खाया था। मतलब जिस फैक्ट्री में वो काम करती थी उसके जो मालिक ने भी उसको खाना पहुंचाया था, वो उसने लेकिन खाना नहीं खाया। कि जब तक मतलब वो कह रही मैं अपने अकेले पेट के लिए नहीं लड़ रही, मैं सभी के लिए लड़ रही हूँ। तो वहाँ के रूस के बहुत सारे लोग उस औरत के साथ आ गए थे और बहुत सारी रूस की औरतें भी भूख हड़ताल पर चली गई थी, जिसके कारण वहाँ का जो सम्राट निकोलस था उसको अपना पद छोड़ना पड़ा था। और फिर जब वहाँ सरकार बनी थी, जो भी सरकार जार निकोलस के पद छोड़ने के बाद बनी थी, उसने फिर महिलाओं को हक दे दिया था मतदान का। उसी दिन से 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को मनाया जाता है। ये अधिकार हमें मतलब ये दिवस, महिला दिवस रूस की औरतों की लड़ाई के कारण बनने लगा है, मनाया जाने लगा है। अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन है उसमें रिक्त स्थानों को उचित शब्द या पद से भरिए। रूस में बड़े किसानों को क्या कहा जाता था? रूस में निर्वाचित परामर्शी संसद जिसका गठन 1905 में हुआ था, उसका क्या नाम था, वो भी देखते हैं। रूस में बड़े किसानों को कुलक कुलक कहा जाता था। और रूस में जो 1905 में निर्वाचित तो हुई थी संसद, परामर्शी संसद, उसको ड्यूमा, उसका नाम था ड्यूमा। पांचवा क्वेश्चन है स्टालिनवाद का समूहीकरण। 1900 मतलब वहां पे एक स्टालिन नाम का व्यक्ति था, उसने बताया था कि कैसे मतलब वो उसकी जो सोच थी वो समाजवादी सोच थी। तो वो उसने क्या कहा था, उसका समूहीकरण कैसा था, वो पढ़ते हैं। 1929 में स्टालिन की साम्यवादी पार्टी ने, मतलब स्टालिन की पार्टी का नाम क्या था, उसकी पार्टी थी साम्यवादी पार्टी थी। स्टालिन जिसने समाजवाद की भावना लाए थे, जो साम्यवादी पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेती में काम करने का आदेश दिया था। मतलब उनकी सरकार बनी थी 1929 में, स्टालिन की साम्यवादी पार्टी की सरकार बनी थी। और उन्होंने क्या आदेश दे दिया था किसानों को कि वो बच्चों सामूहिक खेती करें। अधिकांश जमीन और सामान को सामूहिक खेती में बदल दिया गया था। मतलब खेती करने के जो औजार वगैरह थे वहाँ, उनको भी उसके ऊपर भी सामूहिक अधिकार कर दिया गया था। सब मतलब लोगों जितनी भी वहाँ खेत थे वहाँ पर सामूहिक रूप में खेती होने लगी थी। और क्योंकि वहाँ की साम्यवादी पार्टी की सरकार ने आदेश दे दिया था कि सभी किसान समूह में मिलकर खेती करें। और वहाँ पे जो औजार थे, सामान थे खेती करने के, उनके ऊपर भी सामूहिक हक जहाँ अधिकार
स्थापित कर दिया गया किसानों का। सभी किसान सामूहिक खेतों पर मिलजुल कर काम करते थे। सामूहिक खेतों के फायदे, मतलब सारे किसान सब जो रूस के बड़े बड़े खेतों पर किसानों के समूह मिलकर काम करते थे। फिर वहां से जो फसल आती थी और जो फायदे होते थे उसके मतलब जो भी कमाई होती थी वो भी किसानों के बीच में, जो किसान वहां पे काम करते थे उन किसानों के बीच में बांट दी जाती थी। लेकिन जो बड़े बड़े किसान थे जिनकी बड़ी बड़ी जमीनें थी, तो उनको जब छोटे किसानों के साथ अपनी जमीन को शेयर करना पड़ता था तो वो दुखी थे। मतलब स्टालिन ने ये समूहीकरण का जो अपना सिद्धांत लोगों पर लागू किया था कि देश के सारे किसान मिलकर एक एक खेत के टुकड़े पर काम करें और जो उस खेत से कमाई हो वो उन सभी किसानों के अंदर बांट दी जाए। तो जो छोटे किसान थे जिनके पास जमीन नहीं थी वो तो इस फैसले से खुश थे, लेकिन बड़े बड़े किसान जिनकी अपनी जमीनें थी वो इस फैसले से दुखी थे और उन्होंने जो स्टालिन की साम्यवादी सरकार का ये फैसला था उसका विरोध किया था और उन्होंने विरोध जताने के लिए अपने ही पशुओं को मारना शुरू कर दिया था। तो यही है, ज्यादा इजी है कि स्टालिन ने की साम्यवादी पार्टी ने लोग किसानों को सामूहिक खेतों पर काम करने का आदेश दिया था। सारे के किसान वहां पे मिलजुल कर काम करते थे और जो फायदा होता था वो सभी किसानों में बांट दिया जाता था। लेकिन छोटे किसान इससे खुश थे, बड़े किसान इससे नहीं खुश थे। तो अब चौथा किसान देखते हैं क्या है। उदारवादी लोग क्या थे। उदारवाद की वैसे वो उदारवादी वो लोग हैं जो समाज के अंदर परिवर्तन करना चाहते थे। उदारवादी यूरोपीय समाज के, मतलब एक वाक्य में देना है तो अगर आप दो तीन वाक्य तो बच्चों लिख देना। स्टालिन का भी आपको तीन एक वाक्य में तो नहीं आ सकता, तो इसके भी तीन, मतलब वही कि साम्यवादी पार्टी ने सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश दिया था सभी किसानों को और सभी किसान मिलकर खेतों में काम करते थे, समूह में खेतों में काम करते थे और जो उन खेतों से फायदे आते थे वो सभी समूह में काम करने वाले किसानों में बांट दिया जाता था। और इसमें भी उदारवाद में भी हम हो सकता है फिर कोई कम मार्क्स दे, कोई टीचर ऐसा होता है तो आपको देना तो एक वाक्य में है लेकिन फिर भी दो तीन लाइनें आप लिख देना। उदारवादी यूरोपीय समाज के वे लोग थे जो समाज को बदलना चाहते थे। उदारवादी ऐसा समाज चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। ये नहीं चाहते थे कि किसी एक धर्म को प्रेफरेंस दिया जाए। उदारवादी चाहते थे सारे जितने भी देश के अंदर धर्म है उनको बराबर का सम्मान मिले और जगह मिले। उदारवादी समूह वंशधार शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरुद्ध थे। यानी कि ये लिख सकते हो कि उदारवादी राजतंत्र के विरुद्ध थे। उदारवादी एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो। तो वो कैसी सरकार चाहते थे, जैसे आजकल सरकारें होती है उनमें क्या होता है, अफसरों और शासकों का प्रभाव होता है। तो और उदारवादी क्या चाहते थे, ऐसी सरकार बने, मतलब चुनकर आए जो लोग चुनकर चुनाव के द्वारा चुनकर आए लोगों के द्वारा ऐसी सरकार बने जिसके अंदर शासकों और अफसरों का कोई प्रभाव ना हो और उसके अंदर सुप्रशिक्षित न्यायपालिका हो। ऐसी न्यायपालिका जिसके अंदर जो लोग काम करते हों वो पढ़े लिखे समझदार हों ताकि वो किसी के साथ भेदभाव ना करें, सोच समझ कर सही को सही करें और गलत को गलत कहें। मतलब जो न्यायपालिका होती है वो लोगों के लड़ाई झगड़ों का न्याय करती है। तो अगर वहां पर पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे तो लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं लगा सकते। तो इसलिए जो उदारवादी क्या थे वो एक तो सभी धर्मों को बराबर का दर्जा देना चाहते थे और सम्मान देना चाहते थे। वो राजतंत्र के विरुद्ध थे, वो निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे और वो भी ऐसी सरकार जिसमें अफसरों और शासकों का कोई प्रभाव ना हो। और वो कैसी न्यायपालिका चाहते थे, सुप्रशिक्षित, ताकि सभी लोगों को न्याय मिल सके। और कानूनों के अनुसार उस न्यायपालिका सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए और सरकार भी ऐसी हो जो न्याय सुप्रशिक्षित पढ़ी लिखी न्यायपालिका द्वारा बने हुए कानूनों के अनुसार देश को चलाए। यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था, मतलब उदारवादी जो थे लोकतंत्रवादी नहीं थे क्योंकि ये सभी को वोट का अधिकार नहीं देना चाहते थे, ओनली संपत्तिवान लोगों को ही वोट का अधिकार देना चाहते थे। इसका मतलब ये निजी संपत्ति के हक में थे। सरकार तो ऐसी चाहते थे कि वहां पे शासक और
अफसरों का प्रभाव ना हो, लेकिन न्यायपालिका सुप्रशिक्षित हो ताकि न्याय मिल सके। लेकिन लोकतंत्रवादी नहीं थे, सभी लोगों को वोट का अधिकार नहीं देना चाहते थे, ओनली जो अमीर संपत्तिवान लोग थे उनको वोट का अधिकार देना चाहते थे। अगला हमने जो क्वेश्चन है वो सही और गलत का है, आपको वर्कशीट में भी दिखा देती हूँ। ये हमारा हो गया, तीसरा चौथा भी हो गया, ये भी पांचवा छठा भी हो गया हमारा। अब सातवें क्वेश्चन पे हैं, समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। सही बात है, समाजवादी नहीं चाहते थे कि संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार, वो कहते थे पूरे समाज का यानी कि पूरे देश के लोगों का संपत्ति के ऊपर बराबर हक हो। ये सही है। और लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। लेनिन नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, ये भी सही है, विरोध कर रहा था। लेनिन बोल्शेविक दल का वो थे, नेता थे, और वो नहीं चाहते थे जो 1914 में युद्ध हुआ था वो वो उसका विरोध कर रहे थे। ये सही है। ये है नौवां और जो 10वां क्वेश्चन है हमारा, रेखांकित शब्द को सही करके वाक्य को पुण्य लिखिए। तो रेडिकल ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिले। आपने अभी क्वेश्चन में पढ़ा था कौन थे जो चाहते थे कि सभी धर्मों को बराबर और बराबर का सम्मान और जगह मिले, वो उदारवादी थे। रेडिकल नहीं, ये गलत है, रेडिकल नहीं, हम उदारवादी लिखेंगे। मैं आगे दिखा दूंगी, लिखा हुआ मैंने। रूढ़िवादी समूह वंशधार शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे, वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों, ये भी रूढ़िवादी समूह नहीं था, इसके जगह भी उदारवादी आएगा, हमने अभी पीछे आंसर में भी पढ़ा है। ये देखो, रेडिकल ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। नहीं, रेडिकल नहीं चाहते थे, वो कौन थे? उदारवादी थे। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। रूढ़िवादी समूह वंशधार शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे, वह सरकार, ये रूढ़िवादी समूह नहीं था, वो भी उदारवादी समूह था। उदारवादी समूह था जो वंशधार शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे, वह सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। अब आगे जी कथन। जार ने 1905 में ड्यूमा के गठन की सहमति दे दी थी। आपने ये क्वेश्चन भी आ चुका है, 1905 में जो वहाँ संसद बनाई गई उसका नाम बताओ। परामर्शी संसद ड्यूमा थी। तो हाँ, सहमति दे दी थी, जार ने 1905 में ड्यूमा के गठन की सहमति दे दी थी, लेकिन वो अपनी इच्छा के अनुसार वो चलाना चाहता था देश को। लेकिन इसने जार ने बार बार ड्यूमा बना तो ली थी, लेकिन पहली ड्यूमा तो उसने 75 दिनों के अंदर अंदर ही बर्खास्त कर दी थी, मतलब हटा दी थी। मतलब लोगों को दिखाने के लिए वो मान गया था, लेकिन वो बार बार, क्योंकि ड्यूमा के कारण उसकी शक्ति कम होती थी, लेकिन वो बार बार इसको ड्यूमा को बर्खास्त कर देता था, अर्थात वो अपनी सत्ता पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं चाहता था। यहाँ कथन और कारण दोनों सही हैं। ड्यूमा संसद होती है जो हमारे देश के जो नेता होता मेन, जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी होता मेन, उसको क्या देती है? सुजेशन देती है देश को चलाने के लिए, और उसको मानने भी पड़ते हैं। और ऐसे ही रूस में भी हुआ था, वहां पे भी संसद बनाई गई थी ड्यूमा। वहां के जार निकोलस सम्राट था, उसने इसकी अनुमति तो दे दी थी, लेकिन गठन होने के बाद वो जब ड्यूमा उसको दिक्कत करती थी तभी उसको बर्खास्त कर देता था। अर्थात वो अपनी सत्ता पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं चाहता था, वो अपनी सत्ता को किसी भी तरीके कम नहीं करना चाहता था। अर्थात ये दोनों कारण और कथन सही है। बच्चों, ये आज की वर्कशीट थी, ये कंप्लीट हो गई। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू बच्चों।